अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। संभल फिर चर्चा में है और एक बार फिर संभल को केंद्र में रखकर सियासी तूतुमे में शुरू हो गई। प्रशासनिक गतिविधियां भी संभल में तेज हुई हैं। संभल का मनोविज्ञान बदल रहा है। कुछ लोगों को लग रहा था कि संभल में सब कुछ समाप्त हो गया, पटाक्षेप हो गया घटनाक्रम का। ऐसा नहीं, संभल जागृत हो गया है और जागृत हो जाने के बाद दोबारा निद्रा में नहीं जाता कोई शहर विशेष, स्थान विशेष। बड़ी मुश्किल से तो जागृत होता है, जागृत हो जाए फिर निद्रा में नहीं जाता। संभल में लुप्त हुए या लुप्त कर दिए गए तमाम तीर्थों को, मंदिरों को, कूपों को फिर से पुनर्जागृत किया जा रहा है। संभल की जो सनातन पहचान थी उसको फिर से प्रतिष्ठा दिलाई जा रही है। इसमें शासन भी लगा है, सरकार भी लगी है और स्थानीय स्तर पर वहां के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी भी लगे हैं। लेकिन इसी बीच में संभल में एक नया विवाद शुरू हो गया। हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संभल में मुसलमान पलायन कर रहे हैं। अभी तक आपने ऐसी खबरें सुनी होंगी और ऐसी खबरें सुनने के आपके कान अभ्यस्त रहे होंगे कि संभल में हिंदुओं को बलपूर्वक शहर निकाला दिया गया। 78 का दंगा हो, उसके बाद की हिंसा हो, हर हिंसा में, हर दंगा में हिंदू को इलाका छोड़कर जाना पड़ा। इसलिए संभल में पलायन एक सामान्य बात थी और संभल में पलायन का शोर देश की लोकसभा में सुनाई दिया, विधानसभा उत्तर प्रदेश में सुनाई दिया, देश भर में उस पर चर्चा हुई। लेकिन इस बार ओवैसी ने कहा कि उल्टा हो गया मामला, अब मुसलमानों को भगाया जा रहा, मुसलमान पलायन कर रहे हैं। ये नई थ्योरी है, नए नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। संभल से मुसलमान क्यों पलायन कर रहे हैं? संभल में कोई हिंसा हुई नहीं, संभल में कोई दंगा हुआ नहीं, संभल में कोई आगजनी हुई नहीं, संभल में कोई नरसंहार हुआ नहीं। पहले जब हिंदू पलायन करते थे तो उसके पीछे ये घटनाएं रहती थी। अब तो संभल में कानून का शासन पूरी मुस्तैदी के साथ चल रहा है, फिर पलायन क्यों होगा? लेकिन ओवैसी है तो ओवैसी, उन्होंने एक शोषा छोड़ा और शोषा छोड़ने के बाद उस पर हंगामा शुरू हो गया। हालांकि स्थानीय शासन ने, प्रशासन ने और संभल के पुलिस अधीक्षक ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा ये भ्रामक बात है, मिथ्या बात है कि संभल से पलायन हो रहा है, मुसलमान वहां पलायन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। लेकिन बड़े चिनगारी का खेल खेलने की कोशिश तो हुई और इसी के बीच में एक और घटनाक्रम संभल में घटा है। आपको ये तो याद हो गई कि बल्कि दो घटनाक्रम घटे। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे पर जो हिंसा हुई थी, दंगा भड़काने की कोशिश हुई थी, पथराव हुआ था, उसमें जो लोग संलिप्त थे उनमें से कुछ पकड़े गए, कुछ फरार हैं। उन फरार वालों के फोटो वाले पोस्टर मस्जिद की दीवार पर लगा दिए गए। तो इस पे बवाल हो गया कि भाई इनके पोस्टर क्यों लगा रहे हो? क्यों भाई? अपराधी की खोजबीन के लिए अगर उसका पोस्टर लगा दिया जाए तो इसमें अनुचित क्या है?
वो कोई पर्दानशी स्त्रियां हैं जो हाथ में पत्थर और तमंचा लेकर पुलिस पर हमला कर सकते हैं लोग? अब उस पर हंगामा हो रहा है। और दूसरा एक ये कि आपको याद होगा जिस मस्जिद के सर्वे को लेकर बवाल हुआ था, हिंसा हुई थी, उसी मस्जिद के ठीक सामने एक पुलिस चौकी स्थापित कर दी गई जिसका नाम दिया गया सत्यव्रत चौकी, पुलिस चौकी। और अब एक इससे आगे बढ़कर एक कदम शासन उठाने जा रहा है, वो है कि अभी संभल का पुलिस मुख्यालय, जिले का पुलिस मुख्यालय संभल शहर में नहीं है, वो वहां से लगभग 30 किलोमीटर दूर बहजोई में है। तो बहजोई से संभल जिले का पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, पुलिस मुख्यालय बहजोई से लाकर संभल में स्थापित कर दिया जाए, क्योंकि संभल ही सबसे ज्यादा संवेदनशील है और पुलिस का अमला जमला वहां से 30 किलोमीटर दूर मुख्यालय। तो एक राय ये बनी कि उस पुलिस मुख्यालय को संभल शहर में लाके स्थापित किया जाए। आज वहाँ एक लखनऊ से एक कमेटी भी आई है इसी सब चीज़ों की पड़ताल करने के लिए, संभावनाएं तलाशने के लिए, और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही ऐसा निर्णय हो जाएगा कि संभल के पुलिस के मुखिया और पुलिस का मुख्यालय, उसका कार्यालय बहजोई से उठकर संभल शहर में आ जाएगा। तो चौकी से बात शुरू हुई थी और पुलिस मुख्यालय तक आ गई। संभल के इन्हीं सब घटनाक्रमों पर हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की। पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर संभल के इस ताजे राजनीतिक घटनाक्रम को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर चर्चाओं में है संभल। एक बार फिर संभल में मची है हलचल और एक बार फिर संभल पर सजा है सियासी दंगल। दरअसल संभल में मंदिर बना मस्जिद की महाभारत में हिंसा, पत्थरबाजी, 5 लोगों की मौत, पुलिस का एक्शन और पुलिस चौकी का निर्माण सरीखी एक के बाद एक घटनाएं हुई। इस कड़ी में पुलिस ने पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में संदिग्ध रूप से शामिल करीब 74 लोगों के पोस्टर पूरे शहर में लगवाए। विगत 24 नवंबर को थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में स्थित जामा मस्जिद के निकट हुई हिंसात्मक घटना में अभी तक 76 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और कुछ अभियुक्तों की पहचान सीसीटीवी के आधार पर की गई है। इसमें से कुछ अज्ञात अभियुक्त हैं जिनकी पहचान की जानी है। इस संदर्भ में पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं जिससे उनकी पहचान हो सके और तदनुसार शासन की कार्रवाई की जा सके। इस संदर्भ में जन सामान्य से आग्रह किया गया है कि उनकी पहचान कर पुलिस को अवगत कराएं जिससे अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके और योजना का निस्तारण किया जा सके। शहर के कई इलाकों में लगे इन पोस्टरों में फरार लोगों के बारे में जानकारी देने के लिए पुलिस ने इनाम भी रखा। संभल हिंसा में अब तक 77 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं इन पोस्टरों को लेकर भी हंगामा हुआ। वहीं दूसरी ओर AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने पलायन का बड़ा आरोप लगाया। खबर है कि करीब 3 महीने बाद भी 1000 से ज्यादा घरों पर ताले लटके हैं। संभल में इतना डर और जुल्म का माहौल बना दिया गया है कि लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। सरकार को संभल के मुसलमानों को निशाना बनाना और उन्हें इज्तिमाई सजा देना बंद करना होगा। जल्द से जल्द एतिमाद साजी के कदम उठाए जाने चाहिए। मोदी और भाजपा ने बार बार झूठी अफवाह फैलाई थी कि कुछ इलाकों में हिंदू समाज का पलायन हो रहा था। हर बार वह बात झूठी साबित हुई थी। यहाँ तो पुलिस और प्रशासन ये बात खुद मान रहे हैं कि मुसलमानों का जबरन पलायन हो रहा है, तो फिर सरकार चुप क्यों है? वहीं दूसरी ओर सरकार और पुलिस प्रशासन भी संभल के संग्राम में एक्शन मोड पर है। हिंसा के बाद आनन फानन में पुलिस चौकी का निर्माण किया गया।
वहीं अब खबर है कि जिला पुलिस मुख्यालय को बहजोई से संभल ही लाने का प्लान है। बहरहाल मंगलवार से जहां यूपी का बजट सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में एक बार फिर संभल पर सियासी संग्राम के बीच सवाल ये है कि क्या संभल पर दंगल अभी बाकी है। सवाल तो ये भी है कि सरकार के एक्शन प्लान के मायने क्या है। कल से उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र आरंभ है और स्वाभाविक है कि कुंभ और संभल ये दोनों विषय उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल की बैठकों में सबसे ज्यादा ज्वलंत विषय रहेंगे। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। प्रशांत पटेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रशांत जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। मुफ्ती ओसामा नदवी साहब हैं, AIMIM के प्रवक्ता, नदवी साहब का स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, अरविंद जी का बहुत स्वागत। अरविंद जी, ये तो गंगा उल्टी बह गई। बाबू हुकुम सिंह के जमाने से लेके आज तक यही होता रहा कि भाई संभल से हिंदुओं को जगह जगह से मोहल्ले की मोहल्ले खाली करके जाना पड़ा। ये जो मंदिरों में ताला पड़ गया था या मंदिरों को कब्जा करके उसके ऊपर 2 BHK फ्लैट बना लिए थे लोगों ने, वो सब वही प्रक्रिया थी कि 78 के दंगे से लेके जो हिंसा का एक वहाँ वातावरण रहा, उससे हिंदू को छोड़कर जाना पड़ा। उसको लगा कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो प्राण दे या छोड़ के जाए। अब उस ये ओवैसी साहब ने पलट प्रवाह कर दिया। जैसा कुंभ से काशी हम देख रहे पलट प्रवाह, वैसा वो संभल में ले आए पलट प्रवाह। वो कह रहे कि जी कई हजार मुसलमान संभल छोड़ के चले गए। शासन और प्रशासन कह रहा है कि ये अफवाह है, ऐसा हुआ नहीं। और एक बात तो समझ में आती है, मेरा सवाल ये है कि जो जिनके फोटो इसमें आए हैं पोस्टर में, स्वाभाविक है वो लोग तो अपने घर में ताला लगा के चले गए होंगे। नहीं, जिनको पुलिस ढूंढ रही है वो तो ताला लगा के चले ही जाएंगे, या तो पुलिस के सामने आए ताला लगा के जाए। तो जो अपराधी पुलिस से बचने के लिए घर में ताला लगा के भाग गया हो, क्या उसको पलायन बोलेंगे अरविंद जी? तब तो फिर ये पलायन बड़ की व्याख्या बड़ी लंबी हो जाएगी। देश भर में जितने मुजरिम हैं वो सब पलायन का नाम लेके शहीद हो जाएंगे। अरविंद जी, देखिए अमिताभ जी, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, फिर 100 करोड़ हिंदुओं को हम उनकी औकात बता देंगे। ऐसे सांप्रदायिक और भड़काऊ बयान देने वाले मानसिकता के लोग जब मुस्लिम पलायन का फर्जी रोना रोते हैं तो यह बात बड़ी हास्यास्पद लगती है। हिंदू तो विश्व बंधु है, उसने जड़ चेतन को भी अपना माना है। वह सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया में विश्वास करता है और उसको जीता भी। आदिकाल से आज तक एक भी उदाहरण नहीं है जब हिंदू ने किसी का पूजा स्थल तोड़ा हो या हिंदू के कारण से किसी का पलायन हुआ। उल्टा मुस्लिम जिहादियों के कारण से हिंदुओं के पूजा स्थल भी टूटे हैं और हिंदुओं को बार बार पलायन का शिकार भी होना पड़ा है। और स्वतंत्रता के बाद भी कश्मीर से लेकर संभल तक कई ज्वलंत उदाहरण है। आप ही बताइए अमिताभ जी, मेरठ से लेकर बंगाल और केरल और मुजफ्फरनगर और संभल, कौन सा ऐसा जगह है जहां पर हिंदुओं ने अपना पलायन नहीं किया है और जहां से हिंदुओं को पलायन का शिकार नहीं होना पड़ा है? ये जो ओवैसी का बयान है बेहद हास्यास्पद है। और दिक्कत यह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने भी बार बार कहा है कि अपराधियों का स्थान या तो जेल में है और नहीं तो उत्तर प्रदेश से बाहर है। अपराधी जो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं उसको पलायन करना ठीक नहीं है। और एक और बात कह के अपनी बात मैं पूरी करता हूं, ओवैसी का इतिहास देखिए, किसके साथ खड़े होते हैं? हमेशा आतंकवादियों और देशद्रोहियों के साथ। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, या याकूब मेमन हो, या अफजल गुरु हो, ये जितने भी आतंकवादी और अपराधी हैं, आप इतिहास देखिए, हमेशा हमेशा से असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ खड़ा होते हैं। ठीक है अरविंद जी, ठीक, मैं बाकी मेहमानों को बहस में ले आऊं। ओसामा नदवी, बड़ा सीधा सवाल कि भाई फरारी काट रहे लोगों के घर में ताला मिले तो इसको पलायन तो नहीं कहेंगे। पलायन तो बड़ा संवेदना प्रकट करने वाला शब्द है।
भाई गोली चला के आदमी भाग गया तो भाग ही जाएगा कि वहां बैठा रहेगा? ताला लगा के भागेगा? घर खुला छोड़ के तो भागे नहीं। उसको पता लगे कह दो ये पलायन हो गया। ये तो फिर बड़ा मतलब पूरे देश में पूरी नैरेटिव ही बदल जाएगा। जहां जहां अपराधी भागेगा छुपने के लिए, फरारी काटने के लिए, उसको घोषित कर देंगे कि पलायन है। जी आपकी मंशा में समझ गया हूँ। और जो माननीय अरविंद सिंह जी, जिनको आप राजनीतिक विश्लेषक बनाकर इस डिबेट में लेकर आए हैं, उनके विश्लेषण से नहीं लग रहा था कि वो राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं। वो तो सीधे सीधे तौर पे लग रहा था कि जैसे बिल्कुल एक ही तरफा बात करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। नहीं, हर किसी को आजादी है अपने रंग का चश्मा पहनने के लिए। ओवैसी को आजादी है अपने रंग का चश्मा पहनने के लिए, तो अरविंद जी को आजादी क्यों नहीं होगी? नहीं, हमारी बात सुनिए। सबको आजादी है मेरे भाई। आप जज ना बनो, आप अपनी बात कहो। तलाश पुलिस को है, 86 लोगों की तलाश पुलिस को है और 1000 घरों पर ताला लटका हुआ है। ये इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट छापी है। ओवैसी साहब ने नहीं कही है ये बात, ये इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये बात कही है कि 1000 घरों पर ताला लटका हुआ है। वहां पर मनीष साहू जो लखनऊ से इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर है, उन्होंने ये रिपोर्ट छापी है, ओवैसी साहब ने नहीं छापी है। और जनाब ये जान लीजिए, ये खौफ, ये डर और ये भय का जो माहौल उत्पन्न हुआ है संभल के अंदर, जो अदम एतमाद संभल के अंदर फैला है और जिस कॉन्फिडेंस लेवल को संभल की पुलिस कायम नहीं कर पाई है, उसकी वजह से लोग संभल से अपने घरों को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर रहने पर मजबूर हो गए हैं। दीपा सराय में, हिंदूघाट में और इसके अलावा दर्जनों जगहों पर ऐसी जगहों पर रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि लोग अपने घरों पर ताला लटका कर चले गए। मैं मान लेता हूं आपकी बात के, चलिए उनका नाम दंगों में आ गया है या उनका नाम वीडियो में आ गया, तो ऐसे लोगों की तलाश तो मात्र 86 लोगों की है। तो उसके अलावा जो 914 घरों लोग हैं जिन वो कहाँ गए हैं, वो आखिर कहाँ चले गए हैं? तो जनाब ये बहुत आसान हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर। आखिरकार उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का मुसलमान कहाँ जाए? ठीक, कहीं तो अपने आप को ठीक है मुफ्ती साहब, अपनी जान को बचाने के लिए जी ठीक, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो भी शांति व्यवस्था के साथ जहां भी रहना चाहे वहां रह सकता है। बवाल करेगा तो फिर ताला बंद करना पड़ेगा। अब आगे बात अशोक यादव जी के पास जाओ। उससे पहले एक बात कहूं भाई, मैं ऐसे मेरे साथ ऐसे नहीं ना, आपने अपनी बात कह ली, अब धैर्य धारण करो। मुसलमान है बिल्कुल। अरे अभी रुकिए, जब दोबारा आए तब बोलना। एक बात मैं समझ नहीं पाया, कितने राजनीतिक कार्यकर्ता कितने मासूम हो जाते हैं। वो कह रहे 86 लोगों की तलाश है तो बाकी 914 कहां क्यों बंद करके? अरे भाई फूफा भी तो जाएंगे घर बंद करके, और मौसा कैसे रह लेंगे? मौसा भी तो अपने अपने कार्यक्रमों में व्यस्त रहे ना शामिल। तो डर तो पूरे कुनबे में है भैया। खालू भी तो भाग गए घर बंद करके। अब क्या करें? एक बार खालू घर पुलिस गई थी कि वो लड़का तुम्हारा हैगा, वो है क्या कहीं भतीजा पता है? खालू ताला बंद करके भाग गए। अगर खालू का कोई दोष नहीं था तो खालू को बाहर रहना चाहिए था। खालू का भी कुछ मामला रहा होगा, उन्हें का ताला लगाओ भैया। इसलिए ये समस्या इतनी बड़ी नहीं कि 914, अगर हम मान लेते 1000 लोगों को ताला लगे हैं तो अगर 100 लोगों की तलाश है तो उसमें 1000 में ताला लग ही जाएगा। अगर 100 लोगों को पुलिस ढूंढ रही तो 1000 में ताला लग ही जाएगा भैया। ससुराल है, मायका है, खालू हैं, चचा हैं, बहुत मामला गंभीर हो जाता है। इसलिए वो कोई समस्या नहीं। लेकिन मूल बात है कि क्या फरारी काटने वालों को पलायन वाली बोला जाएगा? ये बड़ा प्रश्न है अशोक जी। मसला वही, जो लोग फरारी काट रहे हैं, जिनके संभल की दीवारों पर पोस्टर लग रहे हैं, उनकी पैरवी करने वाले लोग बता रहे कि ये तो इतना जुल्म गारत हो गया, जुल्म सितम इतना हो गया संभल में कि बताइए वो सब ताला लगा के चले गए। फरारी काटने वाला तो ताला लगा के जाएगा नहीं, घर तो खुला नहीं छोड़ेगा। क्योंकि हमने जहां जहां पलायन देखा, कश्मीर से लेके और जहां जहां देखा, वहां बड़ी हिंसा हुई, बड़ा नरसंहार हुआ, रक्त का खेल खेला गया।
तो उसका नतीजा निकला व्यापक पलायन। संभल में तो और व्यवस्था दुरुस्त हो गई, वहां चौकी हो गई जामा मस्जिद के सामने। अब संभल में बहजोई से उठा के पुलिस हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है, वहां तो सबकी हिफाजत का काम डबल हो गया। अशोक जी फिर क्यों कोई भागेगा? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले मैं 15 तारीख को जो हमारे श्रद्धालु, सनातनी श्रद्धालु मारे गए हैं ट्रैम्पेड में, दिल्ली में, उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और इस सरकार को यह कहता हूं कि अगर इस सरकार के प्रति जरा भी संवेदनशीलता बची हो तो जो सनातनी श्रद्धालुओं की लाशें बिछाने वाली सरकार, सनातनी श्रद्धालुओं की लाशों को छुपाने वाली सरकार और सनातनी श्रद्धालुओं की लाशों के साथ गैर सनातनी व्यवहार करने वाली सरकार के प्रति अगर के मन में अगर जरा भी संवेदना बची हो तो कम से कम हमारे श्रद्धालुओं के परिवारजनों के कुछ सुधि ले ले और भविष्य में ऐसा कोई मैनेजमेंट करे कि इस तरह की घटना जो लगातार होती है वैसा ना। दूसरी बात, मैं आपके सवाल पे आता हूँ। आपने पलायन का मुद्दा यहाँ पे चर्चा किया। देखिए हम लोग फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ते थे ग्रेविटेशन, उसमें पलायन वेग एक लिखा रहता था कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर किसी पिंड का वेग है तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण को छोड़ करके वो बाहर स्पेस में चला जाता है। लेकिन इस सरकार में अमिताभ जी लगभग मोदी सरकार जब से आई है 26 मई 2014 से लेकर के अब तक 16,64,000 हमारे इंडियन्स वो पलायन, न जाने कौन सा पलायन वेग उनको दिया मोदी सरकार ने। अभी 11.2 तो पिंड को मिलता है, अभी हमारे 16,64,000 नागरिकों को कौन सा पलायन वेग मोदी सरकार ने दे दिया कि वो देश छोड़ के भाग गए और उसमें हिंदू ही सबसे ज्यादा है। तो ये सरकार पलायन जब हमारे हिंदुस्तानियों को नहीं रोक पा रही है। एक भारत में 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट चलाए थे, भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये मोदी सरकार जो कि हिडन एजेंडा चला रही है हिंदुस्तानियों भारत छोड़ो, ये हिडन एजेंडा के तहत हमारे 16,64,000 जो है नागरिक विदेश भाग गए, बेचारे मजबूर होकर के, नहीं रहते तो उनको भी 5 किलो राशन पे डिपेंड होना पड़ता। और दूसरी बात, जो पलायन संभल का है उस बात पर मैं आऊं तो जो सरकार इस देश का पलायन नहीं रोक पाई, 20% पलायन बढ़ा है मोदी सरकार में, 20% आफ्टर 2020। तो जो सरकार अपने देश के नागरिकों का पलायन नहीं रोक पाई अमिताभ जी, मुझे नहीं उम्मीद, हमारी पार्टी को नहीं उम्मीद है कि संभल से और कहीं से भी किसी भी समुदाय के लोगों का पलायन रोक पाएगी, क्योंकि सरकार का एजेंडा दूसरा है। सरकार का एजेंडा है कि धर्म विशेष को टारगेट करो, जितना उसके प्रति नफरत फैलाओगे समाज में, जितना उसके प्रति घृणा फैलाओगे, उतना हमें बाकी मेजॉरिटी वाले लोगों का सिंपैथी मिलेगा। तुम हम लोगों को नहीं उम्मीद है। दूसरी बात, आपने पोस्टर को लेकर के कहा, तो सरकार से मेरा निवेदन है, जिस तरह से संभल के लोगों का पोस्टर आप लगा रहे हो, कम से कम उन अधिकारियों को पोस्टर भी चस्पा कर दो जो हमारे श्रद्धालुओं की मौत की जिम्मेदार है कुंभ में। उन अधिकारियों का पोस्टर जरूर जारी करना चाहिए और सरकार के एक माफी का भी पोस्टर जारी होना चाहिए, हाथ जोड़ करके इस तरह कि श्रद्धालुओं, हम लोगों ने वादा किया 100 करोड़ का, लेकिन हम लोग व्यवस्था नहीं कर पाए, इसलिए क्षमा याचना चाहते हैं। 2 तरह का पोस्टर योगी सरकार को जारी करना चाहिए। और मोदी सरकार की रेलवे स्टेशन नई दिल्ली में घटना हुई है तो पोस्टर भी 2 तरह के जारी होना चाहिए, जिस तरह संभल में पोस्टर जारी किया अमिताभ। ठीक अशोक जी, ठीक। प्रशांत जी के पास चलूं उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा। हम लोग असल में क्या है कि अर्ध सत्य और अनुकूल सत्य पर खेलने की कोशिश करते हैं, और अर्ध सत्य तो अर्ध ही सत्य रहेगा, अनुकूल सत्य भी अनुकूल सत्य वो हो नहीं पाता। अशोक जी ने एक आंकड़ा दिया, मैं उस आंकड़े की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाऊंगा, वो योग्य व्यक्ति हैं, सही लाए होंगे आंकड़ा, ठीक। पलायन किसको कहते पहले ये तो समझना होगा हमको। 10,000 करोड़ का आदमी मलेशिया में सेटल हो गया, वो पलायन नहीं मेरे भाई। एक वैज्ञानिक न्यूयॉर्क में सेटल हो गया, अमेरिका में जितने बड़े डॉक्टर हैं, अब भैया हंसो नहीं, ये ओवैसी वाला मामला नहीं है, इसमें समझ नहीं पाओगे आप, ठीक। ये AMI वाला मसला थोड़ी ना है अशोक जी। अमेरिका में जितने बड़े डॉक्टर हैं उनमें से 80% भारत के लोग हैं। वो यहां से बोरी पुटरी लेके भागे थे, बोले पलायन कर रहे हैं भाग के। ऐसा आप बता रहे हो जिसे मतलब बोले चलो रे जान बचाओ, अमेरिका चलो, हॉलैंड चलो, पोलैंड चलो। ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है क्या?
कि लाइन लगी है, बोले कहां जा रहे हैं, बोले वियतनाम जा रहे हैं, बोले अब वहीं रहेंगे, बोले यहां भोगांव में नहीं रहेंगे, सफाई में नहीं रहेंगे। ऐसा तो कोई नहीं कह रहा। इसलिए ऐसी पिक्चर ना बनाओ मेरे भाई। अमेरिका में जो होटल व्यवसाय है उसका 25% कंट्रोल, ओनरशिप गुजरातियों के पास है। वो रोटी खाने गए थे वहां, मतलब भीख मांगने गए क्या? गजब बात, उस पर गर्व नहीं हो रहा। कह रहे कि बताओ वो तो पलायन करने को मजबूर हैं लोग। मजबूर नहीं है भाई साहब, आदमी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए गया है, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए गया है, अपने व्यापार को वैश्विक करने के लिए गया है। इसमें क्या समस्या है? और एक बात कह दूं, हिंदुस्तान के तमाम वो नेता जो गांव और किसान की बात दिन भर करते हैं, वो भी अपने बच्चे विदेश में पढ़ा रहे हैं ना। मैं अनुचित नहीं मानता, लेकिन पढ़ा तो रहे हैं ना। तो क्या मैं ये कहूं हाय राम मजबूरी में लंदन में पढ़ाना पड़ रहा है, हाय हाय, ऐसा मैं तो नहीं कहूंगा। मौज में पढ़ा रहे हो, जेब में माल है इसलिए पढ़ा रहे हो, खुद भी निजी विमान से जा रहे हो, यही ना। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हाय हाय हिंदुस्तान में बीए करने के लिए कोई स्कूल नहीं था, कॉलेज, अरे लंदनी में जाके पढ़ाना पड़ा, ये मैं तो नहीं कह सकता। जो कहे उनको मैं प्रणाम कर सकता हूं, ऐसा तो नहीं है ना। आप संपन्न हैं, संपर्क है, तो पढ़ा रहे हैं विदेश में। नहीं, सब लोग ऐसे किए हैं। इकरा हसन भी लंदन से पढ़ के आई हैं, आते ही वो अकलियत की हिमायतदार हो गई, लेकिन पढ़ के तो लंदन से ही आई हैं इकरा। तो अगर मुझसे कोई ये कहेगा अग्निहोत्री जी आप बस, आपको मेरी कसम आप ये बोल दो कि मजबूरी में, मजलूमियत में, गरीबी में इकरा को लंदन जाना पड़ा, तो भाई मैं नहीं बोल सकता ये ना। मुझसे आदमी नाराज हो जाए, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि इकरा को लंदन इसलिए जाना पड़ा कि गरीब थी, मजलूम थी, अकलियत थी, ना जी ना। जो लंदन गया उसके पास मोटा बैग है अशोक जी, माल पत्ता बढ़िया है, लंदन घूम रहा है। जब यहां आता है तो यहां कपड़े पहन लेता है क्या, और फिर भाषण देना शुरू कर देता है। लेकिन लंदन तो लंदन है, वॉशिंगटन तो वॉशिंगटन है। इसलिए मैंने कहा बता दूं, बाकी ठीक है। प्रशांत पटेल, दो बातें हैं। एक, ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों पर इतनी ज्यादा जाति हो रही है कि 1000 मकान बंद हैं संभल में। संभल की पुलिस कह रही है कि नहीं, ये खबर झूठी है। मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि जुल्म गारत के चलते हाहाकार मचा हुआ है। और अशोक जी कह रहे हैं कि 16 लाख कितने करोड़ लोग भारत में, मतलब ऐसा है कि कोई सब अपना झोला वोला बाल्टी आल्टी लेके और पलायन में लग गए हैं विदेश में। ऐसी स्थिति पैदा कर दी क्या आपने? जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। देखिए ओवैसी जी की तो दुकान जो है, आप जानते हैं किस नाम पे चलती है, उनकी पार्टी का नाम ही है मुसलमीन। तो वो एक सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, उनको मुसलमान से आगे कुछ दिखाई देता नहीं है, और उसी के नाम पे वो झूठ फैलाना पसंद करते हैं। और अभी केवल प्रशांत पटेल की आवाज जाएगी। अभी काय को एनर्जी वेस्ट करो, जब आप पे आएंगे तो एनर्जी लगाना जी। और ओवैसी जी भी बैरिस्टर अपने आप को कहते हैं, संभवतः विदेश से पढ़े हैं, और नकवी जी भी एडवोकेट लिखे हुए हैं। तो अमिताभ जी, हमारे व्यवस्था है कि अगर आपको लगता है कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया है, आपको जानकारी नहीं है, तो हैबस कॉर्पस की पिटीशन पड़ती है आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में और 32 में सुप्रीम कोर्ट में। तो वो आप डाल सकते हैं अगर आपके पास ऐसा डेटा है कि लोग गायब हैं, आपको ऐसा संदेह है कि पुलिस ने उनको इमरजेंसी में मीसा डीआईआर के खिलाफ सैकड़ों ये पिटीशंस पड़ी थी इमरजेंसी में, मीसा और डीआईआर के खिलाफ। बिल्कुल जी। तो मैं आपको फ्री में लीगल एडवाइस भी दे देता हूं। अगर आप मेरा कांटेक्ट करवा दीजिए, मेरी फीस पे कर दीजिए, तो मैं आपके भी फाइल कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे प्रोफेशनल काम करने में मुझे कोई समस्या नहीं, कोई व्यक्ति हो, कोई जाति धर्म का व्यक्ति हो। लेकिन अगर बिना डेटा के, बिना तथ्यों के आप आरोप लगा रहे हैं, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। और दूसरा अमिताभ जी, जैसा आपने बताया कि, और ये भी कह रहे हैं कि 86 लोग उसमें नामजद, लेकिन बहुत सारे तो
अज्ञात भी लोग तो उसमें FIR में नाम है ना, तो पुलिस से भागता कौन है? अगर जो शरीफ आदमी होगा तो पुलिस से भागेगा नहीं। जिसको डर होगा, भय होगा, उसको लगा हो कि हमारा 1700 CCTV लोग अज्ञात में हैं, 1700 लोग अज्ञात में हैं। अब मकान तो हजार ही बंद हुए। तो संभल तो नगर निगम है, बड़ा शहर है, बड़ा जिला है, वहां तो लाखों मुसलमान रहते हैं। खाली कुंदरकी में ही 2 लाख के लगभग मुसलमान हैं। अगर उसमें सारे मुसलमान तो नहीं भाग गए भाई, जिन्होंने झगड़ा हिंसा नहीं किया वो नहीं भागे हैं। जिनको संदेह है, जिनको लगा है कि भाई हमारा फोटो उसमें CCTV में आ गया, तो वही लोग ना भागे हैं ना। तो फिर किस बात का हाहाकार, किस बात का डर? अगर वाकई में उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, वाकई उन्होंने अगर पुलिस पर पत्थरबाजी और उनकी गाड़ियां नहीं जलाई हैं, आगजनी नहीं की, गोलियां नहीं चलाई, तो ना भागे ना, अपने घरों में रहें। अगर पुलिस गिरफ्तार भी करेगी, बेल ले लेगी, पुलिस तो गिरफ्तारी एविडेंस के आधार पर करेगी। आप गलत तरीके से भी करेगी, कोर्ट से आप जमानत ले लीजिए। लेकिन आपको जो लोग भगे हुए हैं, उनको पता है कि उन्होंने गलत काम किया है, उनके अगेंस्ट पुलिस में एविडेंस है, तो इसलिए वो जानबूझ करके भगे हुए हैं। और रही बात विदेश जाने की, तो सब लोग विदेश जाने में कहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर करियर की दृष्टि से अगर कहीं भी किसी भी देश में जाता है तो उसको कोई बुराई नहीं है। भारत में भी बहुत सारे विदेशी छात्र यहाँ पे पढ़ते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, BHU में पढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, JNU में पढ़ते हैं, कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। उसमें कोई इसमें आपत्ति नहीं होनी। सब ये आज जो है ग्लोबलाइजेशन का युग है, यहाँ कोई किसी पे बाउंडेशन नहीं। पुराना युग, 1000 साल पुराना युग नहीं कि भाई समंदर पार करने पे दूसरी तरह की बातें की जाती। सब लोग, हम लोग जाते हैं, हम भी विदेश जाते हैं, घूमने जाते हैं, पढ़ाई के उद्देश्य से भी लोग जाते हैं, रोजगार के उद्देश्य से जाते हैं। उसमें कोई ऐसी बुरा मानने वाली बात नहीं है। सभी लोग गए, समाजवादी पार्टी के लोग गए, उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी का लंदन में घर भी है, उसको मैं कोई आलोचना नहीं करता हूँ। तो उसपे ऐसे इसको गलत तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। ठीक बात है। बड़ी विचित्र बात है, अभी ये सनातन की बात आई थी अरविंद जी, मेरे मित्र अशोक जी ने सनातन की बात उठाई, अच्छी बात है, मैं उस भाव के साथ हूं उनके। लेकिन जिस राजनीतिक परिवार के अशोक जी हैं, उस परिवार का, उस विचार परिवार का एक बड़ा बुजुर्ग सदस्य अगर ये कहे कौन कुंभ रे, फालतू बात है, कुंभ क्या है, क्या ऐसे ही वो हज के लिए बोल सकते हैं, शबे रात के लिए बोल सकते हैं? नहीं। ईद बकरीद के लिए बोल सकते हैं? नहीं। कुंभ को बकरी समझ लिया क्या कि जिवे कर देंगे जब चाहें? एक बड़े नेता ने कहा कि पैसा फूका जा रहा है कुंभ में, 7,500 करोड़, कितना? 7500 CR खर्च करके 3.5 लाख करोड़ का इन्हांसमेंट हो राजस्व में, तो घाटे का सौदा है। और सौदा छोड़िए, ये तो एक आर्थिक पक्ष है। मैंने तो कहा, क्या देश के बड़े राजनेता जो ये कहते हैं कि फालतू है कुंभ, बकवास है, क्या वो ऐसी बात हज के लिए कह सकते हैं कि ये भारत से बंद करो हज यात्रियों को भेजना, बकवास है, फालतू है? क्या ऐसा कोई बोल सकता है? और अगर नहीं तो फिर तो समान दृष्टि नहीं हुई। अरविंद जी, देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा है अशोक यादव जी आज सनातन के पक्ष में खड़े हो रहे हैं और सनातन की बात कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए। लेकिन और भी अच्छा होता जब इंडी गठबंधन वाले सनातन की तुलना एड्स से और महामारी से कर रहे थे। उस समय भी यदि अशोक यादव जी की पार्टी सनातन के पक्ष में बोली होती तो अच्छा लगता। और इस समय आप जब बोल रहे हैं तो दुनिया देख रही है, भारत की जनता देख रही है कि केवल एक उसके नाम पर अवसरवाद आप साध रहे हैं, सनातन के प्रति मोह माया नहीं। सनातनी होते और सनातन के प्रति दर्द होता तो मुलायम सिंह यादव कभी आदेश जारी नहीं करते निर्दोष राम सेवकों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए। अमिताभ जी, अशोक जी अभी समझा रहे थे कि एक विशेष बल से लगता है तो कोई पिंड जो है धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाता है, वो पलायन वेग कहते हैं उसको। मैं अशोक जी को बताना चाहूंगा कि फिजिक्स का पलायन वेग और सोशियोलॉजी के पलायन में बहुत अंतर होता है। फिजिक्स का जो पलायन वेग होता है उसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, और सामाजिक जो पलायन होता है, कठिन बातें कौन समझेगा भैया, बताओ ना। उनकी ना
उसको सोशल और रिलीजियस हेटा इटावा मैनपुरी है, मैं कौन समझेगा पडरौना में? जी 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 जी। अब घोसी तो में ये अब दोनों मऊ को में। एक मत करिए। फिजिक्स अलग होता है, सोशियोलॉजी अलग होता है। फिजिक्स का जवाब सोशियोलॉजी में नहीं चलता है और सोशियोलॉजी का जवाब फिजिक्स में नहीं चलता है। देखिए अमिताभ जी, आज जो बहस हो रही है, इस बात पे बहस हो रही है कि असदुद्दीन ओवैसी ने विषय उठाया है कि मुसलमान संभल से पलायन कर रहे हैं। अब बताइए, जो व्यक्ति बयान देता है उसका इतिहास भी देखना चाहिए और उसका चरित्र भी देखना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी का इतिहास क्या है, पूरा भारत वर्ष जानता है। 1947 में असदुद्दीन ओवैसी का परिवार पूरी ताकत से लगा हुआ था कि भारत का विभाजन हो और पाकिस्तान बने, और पूरी ताकत से लगा हुआ था कि आज का जो हैदराबाद है उसका विलय पाकिस्तान में हो जाए। आंदोलन चलाया गया, लेकिन असफल हुआ। इनका जो नेता था, वो पाकिस्तान भाग गया, ये यही रह गए। मेरे भाई इतने काबिल लोगों के साथ हम बहस करने के लायक 1947 से लेकर आज कहां से लाते हो भाई? पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से पढ़ के लाए हो? किस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के डाटा से हमें बताइए यहाँ पे भाई अमिताभ के जी, सामने मत अमिताभ पिटाओ भाई। जी, हमारी तौहीन मत करो ठीक। अमिताभ जी, ऐसे लोगों के सामने मत पिटाया करो मेरे भाई। क्या करते हो मेरे अमिताभ जी? कहाँ से लाए हो इतने काबिल लोग? कहाँ से लाते हो और अमिताभ जी? 3 अपराधियों का नाम बताया, 3 कोर्ट के द्वारा सजा जवाब नहीं है। ठीक ठीक है अरविंद भाई रुकना होगा। मैं मुफ्ती ओसामा नदवी के पास चलूंगा। अरविंद भाई भी रुकना होगा। मुफ्ती ओसामा, एक तो आपसे बात ये कहूंगा, बहस का एक तरीका सीखो। मुफ्ती अभी रुकना होगा। बहस का एक तरीका सीखो, बात कड़वी कहो, तर्क के साथ कहो, बात समझिए। लेकिन ये बताना कि दूसरा गलत व्हाट्सएप है, ऐसी बातें शोभा नहीं देती, और मेरे मंच पर नहीं। अभी मान लीजिए आपको ही चिरकुट कहने लगे, तब क्या होगा? आप उन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बताओ, आपको चिरकुट बताने लगे, तब क्या करोगे? आप झूठ बात नहीं, चिरकुट बताने लगे तब क्या करोगे? और फिर तीसरा चिरकुट से भी नीचे चले जाए। मेरे मंच पर नहीं चल सकता। अपनी बात कहो, वहां तक रहो। अपनी बात दूसरे को ही ना बताओ कि इनको कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ आता है, ये ना बताओ ना। ये तरीका ठीक नहीं प्रवक्ताओं का ना। अपनी पार्टी की बात रखो। ओसामा, एक मिनट रुक जाओ। आपने कहा था, एक मुझे नंबर दिया था, अरविंद भाई नहीं आएंगे, रुक जाइए। एक नंबर दिया था कि 86 का पोस्टर छपा है, तो 914 अतिरिक्त मकान बंद कैसे हो गए। मैंने उसका एक हास्य बोध में उत्तर दिया था कि खालू भी भाग गए होंगे, तो उसका कुछ चचा भी, तो उसमें क्या। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, 1700 लोग अज्ञात में नेम्ड हैं, ठीक, अज्ञात में दर्ज हैं। अब अज्ञात वाला भी जान रहा है कि मैं ज्ञात में ना आ जाऊं, बोले ताला लगाओ, अंधेरे निकल लो भैया। इसमें कोई बड़ी बात है क्या? और जिसने कुछ किया नहीं वो घर छोड़ के क्यों जा रहा है, मैं ही समझना चाह रहा हूं। संभल, एक मिनट भाई, अब इतनी तेज नहीं भागो। संभल में हिंसा हुई नहीं, संभल में दंगा हुआ नहीं, संभल में लोग जिंदा जलाए गए नहीं, फिर मकान छोड़ के क्यों भाग गए? नदवी साहब, मैं समझना चाह रहा हूं, संभल में दंगा हुआ नहीं, संभल में आगजनी हुई नहीं, संभल में टायर डाल के जिंदा जलाए गए लोग नहीं, फिर क्यों छोड़ के भाग गया मकान? संभल में जब जब पलायन हुआ इन्हीं कारणों से हुआ, 78 में हुआ हो और चाहे 92 में हुआ हो। संभल के ताल्लुक से सबसे पहली बात तो मैं आपसे बता देना चाहूंगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पलायन का जिक्र नहीं किया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट छपी है, उन्होंने उसको एक्स पर शेयर किया है, सीधा समझ लीजिए। तो इसके बारे में अखबार की एक रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस के जो साहू साहब हैं उन्होंने वहां की रिपोर्ट करी है, उन्होंने वहां पे जाके ग्राउंड रियलिटी को अपने अखबार में छापा है। दूसरी बात, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि ये इज्तिमाई तौर पे जो खौफ और हिरासा का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से डरा कर लोगों को निकाल दिया जा रहा है, तो आप 1000 घरों पे ताला पड़ गया तो आप चाहते हैं कि 1700 घरों पे ताला पड़े? मैं कहता हूं सर, जिसने जुर्म किया है वो हमेशा उसके घर पे ताला नहीं, उसको जेल में डलना चाहिए। और अगर इस मुल्क के अंदर बगैर किसी जुर्म करे कोई शख्स अपने घर को छोड़ के जा रहा है, तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए और भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के लिए बहुत बुरी बात है। और दूसरी बात, अमिताभ जी, मैं आपकी बड़ी कदर करता हूं, मैं बहुत दिनों से आपको देखता हूं, आप एक बेबाक और निडर सहाफी है, पत्रकार है, लेकिन धीरे धीरे हमें लग रहा है कि आप तो अब नेता बनते चले जा रहे हैं।
और धीरे धीरे हमें लग रहा है कि आने वाली 27 में या उसके बाद 29 में आप किसी न किसी पार्लियामेंट या विधानसभा में बैठे हुए नजर आएंगे या राज्यसभा में महोदय को भेज दिया जाएगा। क्योंकि नदवी साहब ठीक है जी, नदवी साहब ठीक है, ठीक है नदवी साहब, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। आप जिस पार्टी में हो ना, जिसके सदर ओवैसी असदुद्दीन है, इनके अब्बा जब दिल्ली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ना, उस दौर में भी मेरे पास प्रस्ताव था, ठीक है ना। आप उस चक्करों में ना पड़ो, आप खेलो को आओ खाओ, आप क्या चक्कर पड़ रहे हो कि मैं 27 में क्या करूंगा और 32 में क्या करूंगा। आप इन्हीं से अपनी सेटिंग गेटिंग रखो यार, कहां चक्कर में पड़ रहे हो, इन सब में मत पड़ो, आप अपना आगे बढ़े रहो, ठीक है। ये सब चक्करों में ना पड़ो, वो आप नहीं समझ पाओगे, हाँ, वो मुश्किल हो जाएगी और हमारी जैसी बात भी नहीं कह पाओगे, उसमें खतरे बहुत हैं। क्या आप लोगों का चश्मा के एक रंग होता है, हम जानते हैं, जिस पार्टी में रहोगे उसी रंग का चश्मा लगाओगे, हमको सब मालूम है भैया। कल तक जो सपाई थे वो भाजपा में आ गए तो वो दूसरी बात बोलने लगे, जो भाजपाई सपाई हो गए वो दूसरी बोलने लगे। ओवैसी का आदमी कल को कांग्रेस ज्वाइन कर लेगा तो ओवैसी को गलत बताएगा। हमें मालूम नहीं आपका पेंडुलम कितनी दूर घूम सकता है यार, इसलिए अपने तक सीमित रहो मित्र, ज्यादा चकल्लस में न पड़ो, फिर ज्यादा चकल्लस में पूरी कुंडली खुल जाती है और फिर मैं इनके अब्बा हुजूर से बात शुरू करूंगा ओवैसी के, तब इसलिए छोड़ो, कहां सबके पर्दे उखड़वाओगे, आप ही के लिए नुकसान होगा, मेरा तो खैर क्या नुकसान होगा। अशोक भाई मसला वही, क्या कोई ये गारंटी ले सकता है कि जो मकान बंद हैं उनमें जो लोग वाबस्ता हैं, उनसे जो लोग जुड़े हैं, जो उसको बंद करके गए हैं, उनका संभल हिंसा से प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई रिश्ता नहीं रहा होगा? क्या कोई लिख के गारंटी दे सकता है? नहीं। और जो उसने किया नहीं वो संभल क्या वो कहीं भी रहेगा, क्यों मकान छोड़ के जाएगा? मैंने जितने भी पलायन देखे, मास स्केल पर पलायन, ठीक, वो केवल तभी देखे जब बड़ी हिंसा हो, व्यापक जनसंहार हो, नरसंहार हो, लोग जिंदा जलाए जाने लगे, तब पलायन होता है। सामान्य स्थितियों में तो चोर भागता है, पुलिस 4 रिश्तेदारों क्या दबिश देती है, वो चारों ताला बंद करके भाग जाते हैं। अब आदमी मकान बंद करके भाग गया तो इससे दबिश देना भी बंद नहीं हो सकता। अपराधी है तो खोजा जाएगा, अशोक जी नहीं। देखिए अमिताभ जी, जो आपने संभल का जिक्र किया उसमें यही है कि सरकार के ने लोगों के मन में, खास तौर से एक धर्म विशेष के मन में इतना भय पैदा कर दिया है कि शरीफ आदमी भी सोच रहा है कि हो सकता है कल को हम ही इनके ट्रैप में आ जाए, क्योंकि ये सरकार तो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स में विश्वास करती है अमिताभ जी, फेयर पॉलिटिक्स इनको नहीं आती है। ये हमेशा बदले की भावना से और एक धर्म विशेष को दिमाग में, जाति विशेष को दिमाग में रख के ये शासन प्रशासन कार्रवाई करता है। ये सबको पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। जाति धर्म देख करके योगी सरकार का शासन प्रशासन एक्शन लेता है या एक्शन नहीं लेता है, सबको पता है। अच्छा, दूसरी बात, आपने प्रशांत जी ने कहा था कि विदेश जो लोग गए हैं ये लोग अपने डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन गए हैं। ये जो अमेरिका से वापस जो आ रहे हैं लोग, हथकड़ी, बेड़ी, कमर में, पैर में, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, बिजनेसमैन क्या है ये लोग? ये तो हम लोग समझ नहीं पाए। और वैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक जो अवैध रूप से गए लगभग 18,000 है। तो अब ये हमें नहीं लगता कि इंडिया में मोदी सरकार जब से आई तब से बड़ा सुनहरा भविष्य दिखाया जाता है कि पूरे विश्व में देश का मान बढ़ा दिया मोदी जी ने। पूरे विश्व में भारत की जय जयकार हो रही है। तो ये 20% लोग, चूंकि ऐसा नहीं कि मोदी सरकार में ही पलायन हुआ, पलायन तो हर सरकार में ही हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन 20% ज्यादा लोगों के मन में खौफ पैदा हुआ मोदी सरकार में कि उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है मोदी सरकार में, इसलिए 20% लोग ज्यादा गए हैं सरकार। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग सुनहरे भविष्य के लिए गए हैं। ठीक है अशोक जी, 5 किलो राशन पे डिपेंडेंसी में आ जाए गए हैं अमिताभ जी वहां पे। ठीक ठीक है अशोक जी, एक बात कह के प्रशांत के पास चलूंगा। मैं चाहता हूं कि तथ्य का कांटा बिल्कुल बीच में रहे। जो डंकी रूट की बात अशोक भाई कर रहे हैं उनको ही समझना होगा, वहां कोई 5 किलो राशन वाले नहीं, वो 5 कनस्तर देशी घी वाले गए हैं 40-40 लाख रुपया देके। उनके पास कोई योग्यता नहीं थी,
उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट भी नहीं था, किसी क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता भी नहीं थी। पांव पांव अमेरिका जाएंगे 40 बीघा खेत बेचकर, तो ठीक है, भाग्य अच्छा रहेगा तो वहां खप जाओगे, कहीं खलासी बन जाओगे, चपरासी बन जाओगे, और नहीं भाग्य अच्छा रहेगा तो फिर पिछवाड़े पर पुलिस मारेगी और यहां लाएगी। इसका मोदी और गैर मोदी से लेना देना नहीं। आंकड़े देखेंगे जो लोकसभा में रखे गए, जिस लोकसभा से देश चलता है उसमें मोदी जी की सरकार से बहुत पहले से गोरख धंधा देश में चल रहा है। ऐसे एक तमाम अति प्रतिभावान लोग देश में हमेशा रहे हैं जिन्होंने ये सोच लिया कि गुरु 40 लाख देके कबूतर को और पांव पांव अमेरिका जाएंगे। गजब बात है भैया, पांव पांव अमेरिका। ऐसे लोगों को प्रणाम। हर युग में गए, हर सरकार में गए, अगर सरकार को युग कहें तो हर युग में गए भैया, और हर युग में पकड़ाए गए क्या, और फिर वापस लाए गए। इसलिए इसकी तुलना उससे नहीं कर सकते जो गुजरात का पटेल है और वहां होटल की श्रृंखला चला रहा है, उससे तुलना थोड़ी नहीं कर सकते हैं। आप लंदन जाइए, नहीं तो जो लोग लंदन जाते हैं पार्टी में आपके, उनसे पूछिएगा वहां 5 तारा और 7 सितारा होटलों के मालिक कहां कौन लोग हैं लंदन में। उनके अंग्रेज काम कर रहे हैं, उनके नीचे अंग्रेज काम कर रहे हैं, भारत के हैं दोस्त। तो थोड़ा बहुत गर्व भी कर लेना चाहिए, और इसकी तुलना उससे नहीं करो। ऐसे लोगों को प्रणाम के अलावा और क्या कर सकते हैं जो ये सोच ले कि चलो कल को वो लोग चंद्रमा के लिए भी निकल जाएंगे कि गुरु हमने कहा कि बकेवर से सीधे चंद्रमा जाएंगे, वो चलो गुड्डू झोला लो। तो अब उनका क्या करेंगे जो बकेवर से पांव पांव चंद्रमा तक जाने की सोच ले कि वहीं प्लाट काट लेंगे? नहीं ना, उनकी तुलना उनसे नहीं कर सकते जो रॉयल हॉस्पिटल लंदन में सर्जरी को डिपार्टमेंट को हेड कर रहा आदमी, उसे नहीं कर सकते मित्र। वो लोग भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं, वो हमारे राजदूत हैं, भारतीय क्षमता के, भारतीय पौरुष के राजदूत हैं वो, उन पर गर्व करिए। प्रशांत पटेल जी, कहा जा रहा है कि इतने लोग इसलिए चले गए क्योंकि संभल से, क्योंकि उनको लगा कि पुलिस मुसलमानों को सुरक्षित नहीं रहने देगी और किसी ना किसी केस में फंसा देगी, इसलिए उन्होंने कहा चलो पहले ताला बंद करके भाग चलो। देखिए, संभल का जो शोर 4 महीने से मचाया जा रहा है, संभल में कहीं कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई थी, ना ही कोई हिंदू मुस्लिम का वहां पे मामला था। जिस जगह पर हिंसा हुई थी, एक पक्षी हुई थी, खाली मुसलमानों ने पुलिस पर गोलीबारी, आगजनी की थी, पत्थरबाजी की थी, वहां एक हिंदू नहीं रहता। तो वहां पर कोई सांप्रदायिक के भाजपा वाला, संघ, बीएचपी वाला कोई एंगल बनता ही नहीं है। वहां कुछ अपराधियों ने पुलिस पर एक तरफा गोलीबारी की, हिंसा की, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, सारे मीडिया चैनल्स ने, यूट्यूब ने, सब चीजों लाइव डेटा है। और जो लोग भाग रहे हैं वो भी इसलिए भाग रहे हैं कि भाई उन्होंने गलती की है और डर से भाग रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, भागेगा वही, पुलिस से कौन भागता है? अपराधी भागता है। संभल में मैंने बताया कि लाखों लोग मुसलमान रहते, सारे थोड़ा भाग रहे हैं। जो जिनको आशंका है कि हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, हमारी फोटो वीडियो आ गई होगी, वही लोग ना भाग रहे हैं। अगर वो लगता है कि नहीं, उन्होंने गलती नहीं की है, तो पुलिस के सामने सरेंडर के अपने घरों पे आ जाए। पुलिस क्या करेगी? पूछताछ करेगी। अगर गिरफ्तारी भी करेगी तो बिना एविडेंस के तो करेगी नहीं। अगर बिना एविडेंस गलत तरीके से भी करेगी तो सारी कोर्टें हैं, सब सारी व्यवस्थाएं, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अब सुप्रीम कोर्ट, ऐसा तो है नहीं। जो पहले भी जो लोग इस तरह गिरफ्तार हुए उनकी जमानतें हुई हैं। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाना गलत है। और अगर ओवैसी जी को लगता है कि पुलिस ने गलत तरीके को गिरफ्तार किया है, उनकी जानकारी नहीं दी जा रही है, वो घरों से गायब हैं, तो हैबस कॉर्पस की पिटीशन लगाएं। बाकी तो खाली जुबानी तीर चलाने से तो कुछ होगा नहीं। और जो बात आती अमेरिका जाने की, तो 6 फरवरी 2025 को भी एस जयशंकर जी ने लोकसभा में आंकड़ा दिया है कि सन 2009 से लेकर के 2025 तक अमेरिका ने 15,576 अवैध भारतीय प्रवासियों को डिपोर्ट किया है। हर साल डिपोर्ट करता है, हर साल लोग जाते हैं। पहले कांग्रेस के समय भी जाते थे, अभी भी जाते हैं, उस पर कोई रोक नहीं सकता है। पाकिस्तान भी लोग अवैध सीमा पार करके चले जाते हैं, तो आप कोई किसी को रोक लेंगे क्या? जहां पे बॉर्डर मिला है, कोई बांग्लादेश चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, दूसरे रास्ते से चला जाएगा, उस पर सरकार किसी को रोक नहीं सकती। आप गैर कानूनी तरीके से जाएंगे तो उस देश का कानून है वो डिपोर्ट करेगा। इवन जो वहां से डिपोर्ट करके विमान से, उनमें भी एक मैं पंजाब के युवक का मैं बयान सुन रहा था, उसने भी बोला कि भाई, पूछा कि भाई आप अमेरिका के बारे में क्या कहना चाहते हैं,
तो उसने भी स्वयं बोला कि भाई उनका कानून उन्होंने रिपोर्ट कर दिया, उन्होंने अपने हिसाब से ठीक किया। इसमें सरकार क्या कर सकती है? आप गलत तरीके से जा रहे हैं तो वहां सरकार का नहीं हो, भारत सरकार भी अवैध बांग्लादेशियों के विरुद्ध में पूरे देश में अभियान चल रहा है। आप अखबार न्यूज देख रहे होंगे, हर जगह से पकड़ पकड़ कर डिपोर्ट किया जा रहा है। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जो अवैध बिना कानून के यहाँ पर रह रहे हैं उनको आप डिपोर्ट करिए, कि वहां पे रुका हुआ है। असम का भी मामला ऐसा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो अवैध घुसपैठिए उनको आप बाहर करिए, उन पर कहीं कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। तो उसको नॉर्मल तरीके से, जो कानून सम्मत तरीके से वीजा लेकर के एजुकेशन वीजा पे या रोजगार के लिए जाते हैं, उनकी तुलना जो डंकी रूट से जाते हैं उनकी नहीं की जा सकती। आप गैर कानूनी तरीके से काम करेंगे तो वहां पे जाएंगे, और राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी कि जो इस तरह के जो अवैध काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। अब यहाँ पे जो अखिलेश जी की जो सहयोगी पार्टी आम आदमी पार्टी का पंजाब में सरकार है, वो तो उनको प्रमोट कर रही है वहां पे, जो बजाय कि जो लोग इस धंधे में लिप्त है, जो वहां के युवाओं को बरगला करके वहां गलत तरीके से भेज रहे हैं, उन पे कार्रवाई करने के बजाय उनको तो प्रमोट कर रही है। ये तो ट्रंप ने बहुत अच्छा किया, कम से कम उनको जेल में नहीं डाला। जेल में डाल दिया होता तो उनकी क्या सुनवाई होती? कम से कम उनको तो अपने प्लेन से वापस तो भेज दिया, जिंदा सुरक्षित तो आ गए, और कम से कम डिस्करेज कर रहे हैं। जो लोग वापस आए उन्होंने स्वयं बयान दिया है कि हम जिस रास्ते से गए थे, 5-6 देशों से होकर के जंगल से पानी के रास्ते, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो मरना अच्छा है या इस देश में रहना अच्छा है? अगर अब ये चीजें डिस्करेज होंगी, लोग जाना कम करेंगे, कम से कम जान तो बची रहेगी। जो लोग वहां पे जाके गलत रास्ते से गए हो तो मर गए, उनका तो डेटा है ही नहीं, तो कम से कम उनकी तो रक्षा हुई है ना। तो उस पर आप क्यों दोष दे रहे हैं? आप गलत तरीके से जाएंगे तो उसमें सरकार तो कुछ नहीं कर सकती। आप प्रॉपर तरीके से जाइए, आप योग्य होंगे तो सरकार वीजा भी देती है, लाखों करोड़ लोग विदेश जाते हैं, सर कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सरकार को बताकर नहीं गए तो सरकार की जिम्मेदारी कैसे आयद कर रहे हैं, तय कर रहे हैं? आप सरकार को बता के गए नहीं, डंकी रूट या कौन रूट है आप उससे गए। और एक बात कहता हूं कि सबसे ज्यादा कबूतरबाजी, ये डंकी और मंकी रूट जो भी है, ये पंजाब में खेल सबसे ज्यादा है। मेरी बात से अशोक भाई भी सहमत होंगे। पंजाब में जनसंघ वालों की, भाजपा वालों की तो कभी सरकार रही नहीं फुल फ्लेजेड, और सबसे ज्यादा डंकी मंकी रूट वहीं फला फूला। जब आप जिस गलत तरीके से जा रहे हैं, प्रशांत ठीक बात कह रहे थे, मान लीजिए अमेरिका अपने कानून का उपयोग करते हुए उनको जेल में डाल देता, तो आपको तो क्लेम ही नहीं होता, आप नाम ही नहीं जानते थे उनका, कौन गया कौन नहीं, कहां गए, मर खप जाता आदमी। ट्रेस पासिंग के आरोप में गोली भी मार सकता है। नहीं, सीमा का अतिक्रमण राष्ट्र के खिलाफ द्रोह है। और मैं तो कहूंगा कि भारत इस घटनाक्रम से एक सीख ले। अशोक भाई, ये जितने लोग भारत में बिना कागज पत्तर आए हैं झोला उठा के, इन सबको अमेरिका की तरह से शुभ शीघ्रम तत्काल डिपोर्ट करे, और जो इनकी पैरवी में आए उनको भी डिपोर्ट कर दे उनके साथ, कब ले जाओ भाई, इनको भी ले जाओ, ये भी वहीं खेलें खाएं। नहीं, मैं तो कहूंगा विपक्षी दलों को भी इसकी मांग करनी चाहिए कि हिंदुस्तान में एक भी वैसा व्यक्ति नहीं रहे जो बिना वैलिड वीजा के, कागज के भारत में आया, उसका मजहब कुछ हो। और इसकी मांग ओवैसी को भी करनी चाहिए, भारत के नागरिक हैं, ममता जी को भी करना चाहिए, अखिलेश जी को भी करना चाहिए, लालू जी को भी करना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप किसका इंतजार कर रहे हो, जो अवैध है उसको बाहर करो, मैं तो यही कहूंगा जो अवैध है उसको तत्काल प्रभाव से बाहर करो, सर्दी गर्मी ना देखो। एक बार पैसा खर्च होगा जहाज का, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। बड़े बड़े जहाज में भैया भरो और साथ में पूरी आलू की सब्जी दे, पैक करो और उड़ा दो, क्या खाते पीते जाओ और वहां अपना रहो। वो देश स्वीकार करे ना स्वीकार करे, आप ले जाके छप से कहीं छोड़ उतार दो, क्या बोले ले भाई आपकी रेजगारी आपको मिल गई, क्या। और जो यहां विलाप करें उनके लिए, उनको भी सद्भावना मिशन पर भेज दो उनके साथ, कबई चाचा को भी ले जाओ। जो यहां विलाप करें उनके लिए, आंखों में जिनके आंसू आ जाए, गंगा जमुना बहने लगे, उनको भी भेज दो, भाई ले जाओ तुम भी वहीं आनंद लो। भारत में अगर ये हो जाए तो मुझे लगता है देश की एक बड़ी समस्या सुलझ जाएगी। दूसरी बात आई कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, ये नैरेटिव बहुत खराब है।
एक छोटा सा प्रश्न खड़ा होता है, मेरे मन में खड़ा है तो जनता के मन में भी। संभल में सिर्फ 1000 घर हैं मुसलमानों के, वही जुल्म जाति से भाग गए। वहां तो हजारों घर हैं, हजारों हजार घर हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी का इलाका है। बाकी लोगों को जुल्म नहीं लगा, बाकी लोगों को आइसक्रीम लग रहा है, इनको जुर्म लगा। क्या पूरा संभल भाग गया, खाली हो गया? बोले नहीं अब वहां केवल इकबाल महमूद बचे और कोई नहीं बचा, ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ क्या कि शफीकुर रहमान बचे हैं, नहीं ये जियाउर रहमान बचे हैं और इकबाल महमूद बचे हैं? ऐसा तो हुआ नहीं। बाकी लोग क्यों? अगर इतना जुल्म है कि 1000 लोग बंद करके भाग गए तो फिर बाकी क्यों नहीं चले गए? संभल खाली क्यों नहीं हो गया? नहीं ना। तो ये प्रायोजित कार्यक्रम ठीक नहीं। और एक तीसरी बड़ी बात कि हम जितनी बड़ी बड़ी बातें भारत के आत्मतत्व के बारे में सहजता से कही जाते हैं, बिना कोई परवाह किए कि इससे भारत का मन दुखता है। जो व्यक्ति देश की राजनीति में बड़ी भूमिका में रहे हैं, वो लोग सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं फालतू है कुंभ, जिसमें देश के 53-54 करोड़ लोग स्नान कराए, जिसकी मान्यता के चलते, जिसकी आस्था के चलते, उसको फालतू घोषित कर रहे हैं कुछ नेता। जनता के वोट से, जनता के नोट से जिनकी हैसियत बड़ी हुई राजनीति में, वो लोग कह रहे हैं कुंभ में पैसा फूंका जा, बर्बाद हो रहा है। अच्छा, कुंभ में पैसा बर्बाद होता है और नाच गाने में पैसा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ता है क्या? नहीं ना। नाच गाने में पैसा चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से गरीबों का उत्थान में लगता है क्या? नहीं ना। कोई 2 करोड़ ले जाता, कोई 3 करोड़ ले जाता, नाचने वाले नाचनी वाली नहीं, वो सार्थक है। कुंभ आस्था से अद्वितीय है और अर्थव्यवस्था में अनुपम है। उसकी आस्था से अर्थव्यवस्था की तुलना नहीं हो सकती। अर्थव्यवस्था ना भी हो तो भी आस्था हिमालय जितनी है। लेकिन अर्थव्यवस्था का चैप्टर अलग से खूब पढ़ के देख लीजिए। 7,500 करोड़ रुपया लगाया दिल्ली और लखनऊ की सरकार ने मिलकर हमारे और अशोक भाई के टैक्स का, और 3 लाख करोड़ प्लस सरप्लस हो गया। जोड़ घटा के देख लीजिएगा। हमारे नदवी साहब की भी गणित अच्छी है, उन्होंने तुरंत बताया था 914 का क्या हुआ। वो भी देख लें कि 7,500 करोड़ लगाने के बाद 3 लाख करोड़ का इन्हांसमेंट है राजस्व के टर्नओवर में, व्यापार के टर्नओवर में। मेरे ख्याल से ये तो कक्षा 5 का आदमी भी समझ जाएगा, कि बच्चा समझ जाएगा फायदे का है कि नहीं है। मैं कुंभ को सौदा नहीं कह सकता ना। कुंभ हमारी आत्मा का उद्घोष है। और मैं कुंभ में आने वाले लोगों को भीड़ भी नहीं कहता। ये भीड़ शब्द भी ठीक नहीं। भीड़ चुनाव की रैलियों में आती है नेताओं को सुनने, वो भीड़ होती है। ये भीड़ नहीं है, ये भारत माता का जीवंत जागृत स्वरूप है। करोड़ों लोग संगम के तट पर हैं, इनका ही सामूहिक चित्र भारत माता का चित्र है, मां भारती का चित्र है। वही, उसको मैं भीड़ नहीं कह सकता। जो भीड़ कहते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। भीड़ नहीं है। और अशोक जी से एक बात कहूंगा, मैं अपनी बात के समर्थन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को उद्धृत करके बात समाप्त कर दूंगा। मेरी ना मानो, पंडित जी की तो माननी पड़ेगी। जब तक इंडिया अलायंस में है अशोक जी, पंडित जी ने कहा था कि भारत माता कौन है, तो गांव वाले जवाब नहीं दे पाए, तो उनने कहा कि जो 32 करोड़ लोग हैं आजादी के तुरंत बाद, क्या इनका साझा चेहरा ही भारत माता का चेहरा है। वही बात मैं दोहराता हूं कि कुंभ में जो 53 करोड़ गए, ये भारत माता का विग्रह है, ये भारत माता का चेहरा है। इसको मैं भीड़ नहीं कह सकता। भीड़ नेताओं को सुनने आती है, क्या मुजरे में जाती है,
गाने बजाने में जाती है, नाचने गाने वालों को देखने सुनने जाती होगी। कुंभ में जो नहाने आता है वो भारत के आत्म तत्व से साक्षात्कार करने आता है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।